नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी बिहार से निकलकर सामने आ रही कि खान सर को मिली बड़ी राहत। खान सर को गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। पटना जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है कोर्ट से, और पटना जिला कोर्ट से ये राहत मिली है। ऐसे में खान सर को फायरिंग मामले में ये बड़ी राहत मिली है। उनके ओर से दायर याचिका पर अग्रिमी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है, और कोर्ट के जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद से खान सर को तत्काल गिरफ्तारी पर यह रोक लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना जिला कोर्ट में ये बड़ी राहत मिली है, और ऐसे में खान सर की ओर से गिरफ्तारी से बचाव के लिए अग्रिमी जमानत की याचिका की मांग की गई थी, और अब मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को राहत मिल गई है। और इस फैसले के बाद से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। और इस मामले में जेल में बंद खान सर के 2 सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और साथ ही तालबेकर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई। उनके वकील अरविंद ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंड अधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में अपनी दलील पेश की, और इस दौरान अदालत ने मामले से जुड़े सबूत पेश करने के निर्देश भी दिए। वहीं पीओके में हिंसक झड़प का मामला जो है वो सामने आया है। बड़ी जानकारी, पीओके के हिंसक झड़पों में बढ़ा तनाव। रावलकोट में 11 लोगों की हुई मौत, हिंसा में 70 से ज्यादा लोग हुए घायल। जेएएसी पर प्रतिबंध के बाद हुआ बड़ा बवाल। पाकिस्तान के पीओके में हालत एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गया है। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़प में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि 70 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये टकराव जम्मू कश्मीर संयुक्त अवाम एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी पर प्रतिबंध लगाए जाने और क्षेत्र में प्रस्तावित बंद के आह्वान के बीच हुआ है। प्रदर्शनकारी लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों और विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों के विरोध को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंधित संगठन के समर्थकों ने हिंसा की है, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। हालातों को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई जगहों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। और इस घटना के बाद से पीओके में राजनीतिक माहौल और भी अधिक गर्मा गया है। क्षेत्रीय सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि विरोधी समूह अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और बंद को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। वहीं यमुना नदी की सफाई को लेकर केंद्र सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना पुनर्जीवित योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित राज्यों और एजेंसियों को निर्देश दिया है। सफाई अभियान की प्रगति की समीक्षा हर 20 दिन में की जाएगी। बैठक में दिल्ली, यूपी और हरियाणा के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि यमुना की सफाई केवल एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी संबंधित राज्यों और एजेंसियों के समन्वय प्रयास से ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सरकार का फोकस यमुना में गिरने वाले सीवेज को रोकना, जल गुणवत्ता में सुधार लाना और चल रही परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना है। इसके लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और पहले से चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि नियमित समीक्षा और जवाबदेही तय होने में यमुना सफाई अभियान को गति मिलेगी और यमुना को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य भी जो है उसमें मदद मिलेगी। वहीं दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में जहां विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है, वहीं बंद कमरे में कई नेताओं ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कांग्रेस को सहयोगी दलों के प्रति अधिक उदार और
सामान्यपूर्ण रवैया अपनाने की सलाह दी है। बैठक में राहुल गांधी ने संगठन की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ मिलकर लड़ना होगा। चर्चा के दौरान कथित तौर पर कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का मुद्दा भी उठा। हालांकि पार्टी का कोई प्रतिनिधि बैठक में मौजूद नहीं था। विपक्षी नेताओं ने नीट, सीबीएसई, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की और इस बैठक में कई नेताओं ने संगठन के भीतर बेहतर तालमेल की जरूरत बताई है, जबकि कुछ दलों ने कांग्रेस से क्षेत्रीय सहयोगियों की राजनीतिक मजबूरियां और ताकत को समझाने की अपील भी की है। कुल मिलाकर बैठक में मतभेदों को बावजूद भी बीजेपी के खिलाफ साझा लड़ाई को आगे बढ़ाने पर सहमति दिखाई दी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब टीएमसी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और विधानसभा नगर निगम के चेयरमैन सव्यसाची दत्त को पुलिस के कथित तौर पर रंगदारी और आपराधिक धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। सव्यसाची दत्ता पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा है और विधान नगर के पहले मेयर के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब राज्य में कथित भ्रष्टाचार और रंगदारी के मामलों को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच के बाद से ये कार्रवाई की गई है, जबकि विपक्ष इस मामले को कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सव्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी के बाद से राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और आने वाले दिनों में इस मामले पर सियासी घमासान और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पूछा कि पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के नेता यूसुफ पठान ने राज्य सरकार द्वारा आवंटन प्रस्ताव खारिज किए जाने के बावजूद भी एक भी पैसे दिए बिना वडोदरा में सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया। अदालत ने कहा कि कोई ऐसा नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायाधीश डीएन रे की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता उक्त संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाना देने को तैयार रहे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की है। मूल रूप से वडोदरा के रहने वाले पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जस्टिस अग्रवाल ने पठान के वकील शालीन मेहता से बातचीत की और यह आवंटन का केवल प्रस्ताव था जिसे राज्य सरकार को भेजा गया था और उसने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बस ये बताइए कि आप इस जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए इसे खारिज करने के लिए यही पर्याप्त है। कोई ऐसा नहीं हो सकता है। पीठ ने मेहता से पूछा है कि उनके मुवक्किल के पीछे कोई आवंटन नहीं हुआ था और आवंटन राशि का एक भी पैसा नहीं दिया गया था, तो वो भूखंड पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। अदालत ने पठान की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें पिछले साल अगस्त में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई हो और इस आदेश में उन्हें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाला भी कहा गया था। अदालत ने कहा कि आवंटन प्रक्रिया पूरी होने और भूखंड उनके कब्जे के लिए वास्तव में आवंटित किए जाने से पहले ही पठान ने जमीन पर कब्जा कर लिया। कोर्ट ने कहा है कि आप भूखंड का कब्जा कैसे ले सकते हैं। यही तथ्य आपको अदालत से राहत पाने के दायरे से बाहर कर देता है। सरकारी भूखंड पर औपचारिकताएं पूरी होने के बिना कब्जा करने वाले भी किसी भी व्यक्ति को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंता सोरेन को कथित भूमि घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है और रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका जो है वो खारिज कर दी है और इस याचिका में हेमंत सोरेन ने मांग की थी कि उनके खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं है, इसीलिए उन्हें मामले से मुक्त किया जाएगा। अदालत के इस फैसले के बाद से अब मामले में ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि ये याचिका दिसंबर 2025 में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद से अदालत ने फैसला सुनाया और इस मामले के जांच में ईडी जांच कर रही है और ये कथित भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ है। अदालत के फैसले को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में हेमंता सोरेन एक प्रमुख चेहरे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ रही है, जबकि जांच एजेंसी इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि न्यायिक प्रक्रिया में क्या नया मोड़ आता है और इस मामले का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी यूपी के अमरोहा से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के अमरोहा से है। अमरोहा में पुलिस को प्रताड़ना से नाराज किशोर जो है वो मोबाइल के टावर पर चढ़ गया है। युवती के
गायब होने के मामले में पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही यूपी के अमरोहा से है। अमरोहा में पुलिस की प्रताड़ना से नाराज किशोर जो है वो मोबाइल के टावर पर चढ़ गया है और युवती के गायब होने के मामले में पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। ऐसे में परिजनों ने शोरपुर चौकी पर तैनात एसआई पर चौकी में बंद करके मारपीट और साथ ही टॉर्चर का गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि युवती के गायब होने के मामले में किशोर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में किशोर जो है वो मोबाइल के टावर पर चढ़ गया है और ऐसे में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी यूपी के अमरोहा से निकलकर सामने आ रही है। युवती के बरामद करने के लिए पुलिस पर लगातार दबाव बना रही है परिजन और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर यूपी के अमरोहा से है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी करार दिए गए अतीक अहमद गैंग के शूटर जो हैं आबिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से मामले ने एक बार फिर से राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज कर दी है। राजू पाल हत्याकांड यूपी के चर्चित मामलों में से एक रहा है जिसमें अतीक अहमद और उसके कई सहयोगियों को आरोपी बनाया गया था। हाल ही के सालों में इस मामले में कई अहम फैसले सामने आए हैं और दोषियों को सजा भी सुनाई जा चुकी है। आबिद की जमानत मिलने के बाद से राजू पाल की पत्नी और पूर्व विधायक पूजा पाल ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। पूजा पाल का कहना है कि वो न्याय की लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगी और जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी। वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि जमानत मिलने का मतलब दोष मुक्त होना नहीं है और मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। राजू पाल हत्याकांड लंबे समय से यूपी की राजनीतिक और अपराध जगत से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है और ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक शादी समारोह उस समय मातम में तब्दील हो गया जब दहेज और हक मेयर को लेकर विवाद के बीच दुल्हन के पिता की कथित तौर पर हार्ट अटैक से जान चली गई। जानकारी के अनुसार निकाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और अब बारात भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के बीच दहेज और हक मेहर को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि शादी रुक गई और तनावपूर्ण माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि विवाद और तनाव के बीच दुल्हन के पिता की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से शादी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई और दोनों परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामले में जानकारी मिलने के बाद से जाँच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर से शादी विवाह में दहेज और आर्थिक मांगों को लेकर उठने वाले विवादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो उसे राष्ट्रपति स्तर पर अलग थलग पड़ने का खतरा हो सकता है और ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमलों के बाद से ईरान ने जवाबी मिसाइल हमला किया है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप लगातार दोनों पक्षों को संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर नेतन्याहू से कहा है कि आगे किसी बड़े जवाबी हमले से हालात और बिगड़ सकते हैं और अमेरिका का समर्थन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं नेतन्याहू ने साफ किया है कि फिलहाल हमले जो है वो रोके गए हैं, लेकिन यदि भविष्य में इजरायल पर हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा और इस घटनाक्रम में अमेरिका और इजरायल के रिश्ते और पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। वहीं क्यूबा के उत्तर पश्चिमी तट के पास आए शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है, जिसका झटका क्यूबा की राजधानी तक पहुंचा है और कई शहरों में महसूस भी किया गया है। इतना ही नहीं, भूकंप का असर अमेरिका के फ्लोरिडा और मैक्सिको के युकातान
प्रांतद्वीप तक देखा गया है, जहां पर लोगों में तेज कंपन महसूस होने की जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप का केंद्र क्यूबा क्षेत्र में करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित था। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान या फिर हताहत की सूचना नहीं मिली है। हालांकि कई इलाकों में एहतियात के तौर पर इमारतों को खाली कराया गया है और आपातकालीन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हाल ही के सालों में क्यूबा के आसपास दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। भूकंप के बाद से संभावित आफ्टरशेक को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही सुनामी के कोई भी खतरा नहीं बताया गया है, जिससे तटीय इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए T20 मुंबई लीग 2026 के एक मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने अपने खेल से सभी का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने पहले बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया और इसके बाद से बल्ले से विस्फोटक अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। अर्जुन ने पहले अपनी सटीक गेंदबाजी से विरोध बल्लेबाजों को मुश्किलों में डाला है और फिर बल्ले से आक्रामक पारी खेलते हुए मैदान के चारों ओर चौके छक्कों की बरसात की है। उनके इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अर्जुन के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत ARCS अंधेरी ने बांद्रा ब्लास्टर्स को 9 विकेट से एक तरफा अंदाज में मात दी है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांद्रा ब्लॉकबस्टर की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। ARCS अंधेरी के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही साधी हुई गेंदबाजी की ओर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका तक नहीं दिया। 145 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी ARCS अंधेरी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज दिव्यांश सक्सेना भी क्रीज पर सिर्फ 26 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर अर्जुन तेंदुलकर उतरे, जिन्होंने आते ही मैच का पासा पलट दिया। अर्जुन ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक रूप के साथ बल्लेबाजी की। उनकी आक्रामकता भारी बल्लेबाजी से बांद्रा ब्लास्टर्स की गेंदबाजी को धज्जियां उड़ गई हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने सिर्फ 34 गेंदों में 66 रनों का नादाब और तूफानी पारी खेली है। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 5 गगनचुंबी छक्के और 4 शानदार चौके भी जड़े हैं। अर्जुन की इस कड़क बल्लेबाजी को देखकर वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा दर्शक जो है वो झूम उठे। यूपी में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस की कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि दूसरी ओर प्रदेश के कुछ जिलों में हीट वेव का खतरा भी बना हुआ है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बदलते मौसम के कारण कुछ जिलों में और कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। ऐसे में किसानों, यात्रियों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में मानसून के स्तर से पहले प्री मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।